हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास 150 क्वेश्चंस के साथ पूरी ज्योग्राफी को तैयार कराया जाएगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा। इसके बाद की क्लास आएगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। और इसके पहले की क्लास हम लोगों ने पॉलिटी के 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं, केवल पॉलिटी के ही। और ये जो क्लास चल रही है ये पीसीएस के आरओ के जो आने वाला एग्ज़ाम है पुलिस का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो क्लास है पूरे की सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, पहले पॉलिटी चल गई है, अब इंडियन ज्योग्राफी चली है, अब अगली क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी। हम लोगों का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा देता है और एग्जाम के लिए काफ़ी तैयार करा देता है हम लोगों को। अब आप लोगों का बेशकीमती समय को ना खर्च करते हुए हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अपशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। अपशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में। तो दोस्तों ये गलत है, वलित पर्वतों से घिरा हुआ। हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। भारत की अगर हम लोग ऐसी स्थिति देखते हैं तो इधर जो है क्या है, इधर भी हिमालय का है और इधर किरथर सुलेमान ये सब हिमालय पर्वत के ही है। ठीक है, और इधर हिमालय है, तो उत्तर पश्चिम और पूर्व में अपशिष्ट नहीं वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कह रहा कौन सा सही है? तो ना तो एक ना तो दो सही है। ये भारत है, भारत का उत्तर पश्चिम ही आ जाता है, पाकिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, ये सुलेमान रेंज है और ये किरथर पहाड़ी है। ये सब वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और उत्तर पूर्व में हम लोग पढ़ते हैं डाफला मिरी, अबोर मिश्मी, नागा पटकई बुम, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब पहाड़ियां हैं, उत्तर हिमालय की ही पहाड़ियां हैं ये सब। तो ये सब वलित पर्वत के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और 35 जिलों से होकर के गुजरती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो राज्य कौन कौन से? गुजरात हो गया, राजस्थान, ये देखिए राजस्थान का हल्का सा छूता है बांसवाड़ा जिला। ठीक है, ध्यान देना है। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में, मतलब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान से सीमा 33 और 23 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, और भूटान से 699 किलोमीटर सीमा लगती है, नेपाल से 1751 सीमा लगती है और म्यांमार से 1643 सीमा लगती है। किलोमीटर है ये सब। ठीक है, तो सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है, मतलब पाकिस्तान सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान पहला सबसे बाद में कहीं नहीं है दोस्तों। इसका ये आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले दूसरा आ जाएगा भूटान 699, फिर आ जाएगा दोस्तों म्यांमार 1643 किलोमीटर, 2-4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1751 नेपाल आ जाएगा। नेपाल का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। ठीक है, फिर आ जाएगा पाकिस्तान। तो 2-4-3-1 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ना 2-4-3-1 है, ना 1-3-4-2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 1-3-4-2 दिया है, मतलब ये आरोही नहीं दिया, ये अवरोही क्रम में दिया है। अवरोही मतलब घटते क्रम में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो गलत रहेगा, आरोही पूछा मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक, थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पूर्णतः जम्मू कश्मीर आता है हिमालयी क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड नहीं आता पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र भी आता है और मैदानी क्षेत्र भी आता है। हम लोग उत्तराखंड के बारे में एक चीज पढ़ते होंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर्वतों से निकलते हुए पहली बार मैदानी क्षेत्रों में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है ना। मतलब हरिद्वार क्या है? मैदानी क्षेत्र, और हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका मतलब पूर्णतः उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र में नहीं आता है, कुछ मैदानी क्षेत्र भी है। मतलब उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो तीसरा नहीं होगा, तो इसका 1 और 2 आंसर हो जाएगा। चौथा है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत है अपना। ठीक है, ठीक, और ये प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है पूरा। ठीक, ध्यान देना। ये प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वार्टरनी काल की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर, ये सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, भारत में के यह भाग ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित है, ये भी ठीक है। ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा, है कि नहीं, ये सब क्या है? ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, जैसे राजमहल, गारो गैप, जिसको मालदा गैप भी कहते हैं, वो सब भी भ्रंशन से प्रभावित है। ठीक है, ध्यान देना। तो कौन सा सही है? तो दोनों सही हो जाएंगे इसका। ठीक है, पांचवा है, इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित है। ठीक है, साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार हैं। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस चट्टान का वर्णन करती है? चट्टानों का निर्माण
तप्त मैग्मा के ठंडा होने से, मतलब ये सारे चट्टानों का जो रवेदार है, जीवाश्म रहित है, ये सब जो है सबसे पुरानी चट्टाने हैं, आर्कियन चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आर्कियन चट्टान देख लेते हैं। भारत में 10 प्रकार की चट्टानी श्रृंखलाएं मुख्यतः है। पहली सबसे प्राचीन आर्कियन चट्टान है, राइटिंग पर मत जाइएगा, बस इतना ही है, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आर्कियन क्रम की चट्टानों से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्कियन चट्टान दोस्तों ज्वालामुखी चट्टाने हैं, कायांतरित चट्टाने हैं, रवेदार चट्टाने हैं, एग्जाम्पल में मिला था, मतलब क्वेश्चन में मिला था, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ये सब पहले के नोट्स बन चुके हैं हमारे दोस्तों। ठीक है, और ये जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, और मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस के रूप में प्राप्त होती हैं, सर्वाधिक पुरानी चट्टाने हैं ये। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार का आधार निर्माण करती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, और इसमें खनिज क्या क्या पाया जाता है, स्वर्ण, मैग्नेटाइट, सबसे मुख्य रूप से स्वर्ण और मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जिंक, सिल्वर, कॉपर, ये सब पाए जाते हैं। कहां पर पाया जाता है ये, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के पठार में ये सारी चीजें पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धा से धारवाड़, धा से धात्विक खनिज। ठीक है, यहां पर सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं। और कौन से धात्विक खनिज, ध्यान देना है, धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज तो पाया जाता है परंतु खनिज तेल नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। और ये इसका जो विस्तार है, इसका जो जहां से प्राप्त होती है धारवाड़ चट्टानें, कर्नाटक से लेकर के छोटा नागपुर का पठार तक पाई जाती है। ठीक है, ये लौह के अपरदन से बनी हुई है, प्रथम अवसादी चट्टानें हैं, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानें रूपांतरित हुई, अवसादी बनी, अवसादी क्रम की चट्टानें, ये प्रथम अवसादी चट्टान है। लेकिन अवसादी चट्टान के रूप में ये वर्तमान में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बहुत पुरानी चट्टान हो गई, तो वर्तमान में ये कायांतरित चट्टानों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, अवसाद का भी कायांतरण हो चुका है, रूपांतरण हो गया है। तो ये कर्नाटक से छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है, और यहाँ पर सर्वाधिक धात्विक खनिज पाई जाती है। कौन कौन सी, हेमेटाइट, कॉपर, आर्गन, जिंक, यूरेनियम, टंगस्टन, निकिल, मैग्नीज, सीसा, डोलोमाइट, अभ्रक, ये सब सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाई जाती है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्याचल, ये सब विंध्य क्रम की चट्टानें। सोन नदी घाटी में सेमरी श्रेणी में, सोन नदी की घाटी में सेमरी श्रेणी है, और सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और सोन नदी गंगा से पटना में मिल जाती है। तो ये भी विंध्याक्रम की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी यहाँ पर भी मिलती है देखने के लिए। ठीक है, मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में कार्बी एंगलोंग में, कार्बी एंगलोंग कहाँ है, असम में, यहाँ पर नहीं मिलती है विंध्याक्रम की चट्टानें। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। 7th है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल है। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार होता है। ठीक है, तो जैसे ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये महान हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, ये शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय है, ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये बाहर है, आउट ऑफ हिमालय से बाहर है ये। ठीक है, मतलब इसका निर्माण हिमालय के पहले हो चुका था। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो नाग टिब्बा, पीर पंजाल, ये नहीं है ट्रांस हिमालय। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये सब है, ये नहीं है। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, मतलब लद्दाख, काराकोरम, जास्कर जो अपना है वो हिमालय के निर्माण से पहले ही मौजूद था। ठीक है, तो जास्कर होगा केवल। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं, जो केटू गॉडविन आस्टीन है ना, केटू या गॉडविन आस्टीन जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 86-11 मीटर है। ठीक है, ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ट्रांस हिमालय में ही अवस्थित है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो हिमाद्री या सर्वोच्च या वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय में क्या क्या पाया जाता है, वृहद हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, क्योंकि ये हिमालय की ही श्रेणी है तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और विश्व की सर्वाधिक चोटियां महान हिमालय में ही है, जैसे एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी, नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू, है कि नहीं, ये सब चीजें कहाँ हैं, ये सब नामचा बरवा हो गया, ये सब हिमाद्री या वृहद हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, ध्यान देना है ये सब। और जो हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय है, लघु हिमालय का आ जाता है पीर पंजाल, धौलाधर, जो पीर पंजाल आ जाएगा, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, और महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है, ये सब मध्य हिमालय का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। और शिवालिक श्रेणी का जो हिस्सा होता है, शिवालिक श्रेणी के हिस्से में हमको ध्यान देना है क्या आ जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, काठमांडू घाटी आ जाता है। ठीक है, दून या द्वार कहते हैं इसको। तो ये सब चीजें जो क्षेत्र हैं, ये सब ध्यान देना। ट्रांस हिमालय में लद्दाख, काराकोरम, जास्कर आ गया। महान हिमालय में सर्वोच्च चोटियां आ जाती हैं। ठीक है, चोटियां आप लोग पता होगा कौन कौन सी चोटियां, जहां भी चोटियां है महान हिमालय।
उसके बाद क्या आ जाता है, जहां भी प्लेस घूमने वाले आ जाते हैं, ठीक है, मसूरी हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, नाग टिब्बा, महाभारत का पठार आ जाता है। ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब मध्य हिमालय में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, लाहौल स्फीति, कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, ये सब कहाँ जाते हैं, मध्य हिमालय में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद शिवालिक श्रेणी में दूनिया द्वार, देहरादून, हरिद्वार, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 8th है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, संगम मिलने वाली नदियां बताना है। कर्णप्रयाग, पिंडार, अलकनंदा, एक ध्यान देना है, अलकनंदा नदी में ही सारी नदियां आकर के मिलती हैं जो पंचप्रयाग बनाती हैं, ठीक है। तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिलती है, ये सत्य बात है, ठीक है, मतलब कर्णप्रयाग पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिलती है और जहां मिलती है उस संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी और अलकनंदा आकर के मिलती हैं, ये भी सत्य है। और विष्णु प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, ये गलत हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो वहां से देव प्रयाग हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। हम लोगों का गंगोत्री ग्लेशियर और यह है सतोपथ हिमनद। अब ध्यान देना, सतोपथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है और यही अलकनंदा नदी निकलते निकलते मतलब हमेशा ही बहती रहती है जब तक गंगा नहीं हो जाती है, ठीक है। अलकनंदा और ये भागीरथी मिल करके जब तक गंगा नहीं हो जाती है तब तक अलकनंदा से ही नदियां आकर के मिलेंगी। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां पर मिलती है वो देव प्रयाग हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। और अलकनंदा नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा, और धौली गंगा जहां मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद इसका भी क्रम पूछा जा सकता है, फिर मिलती है धौली के बाद नंदा, और नंदा जहां मिलेगी नंद आ जाएंगे, ठीक है, नंद प्रयाग आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलेगी पिंडारी नदी या पिंडर नदी, वो पिंडर नदी जहां मिलेगी अलकनंदा से आ जाएगा कर्ण प्रयाग, ठीक है। अच्छा, इसको याद करना बड़ा आसान, देखिए धौली विष्णु याद करना है, नंदा नंद आ जाएगा याद करना है, और कर्ण प्रयाग में देखिए ड़ा है, राणा वाला ड़ा है, ठीक है। और पिंडारी में देखिए राणा वाला ड़ा है, ठीक है। तो ये ड़ा आ जाएगा, तो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग, देव नदी किसका पर्यायवाची, देव नदी गंगा का पर्यायवाची है, तो देवप्रयाग जहां पर होगा वहीं से गंगा का उद्गम हो जाएगा, वहीं से गंगा कहलाने लगेगी, ठीक है, ये हो गया। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आके, ठीक है, जहां मंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर के मिलेगी उसको रुद्रप्रयाग कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, मतलब ये देखिए, अब इसको एक चीज ऐसे समझ लेते, अलकनंदा हर जगह मिलेगी, अलकनंदा कॉमन है सब में, ठीक है, याद करने के लिए ध्यान देना है, ठीक है। और धौली गंगा विष्णु याद करना, धौली विष्णु आप याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब विष्णु धौली जहां मिलेगी विष्णु प्रयाग हो जाएगा, नंदाकिनी नंद प्रयाग हो जाएगा, याद करने की कोई बात ही नहीं है। पिंडर कर्ण प्रयाग अड़ाड़ा से रिलेट कर लेना है, और मंदाकिनी जहां मिलेगी रुद्र प्रयाग, और भागीरथी जहां मिलेगी वहां देव प्रयाग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तैयार कर लेंगे। 9th है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, प्रमुख दर्रे और कहां पर हैं दर्रे, जेलेपला जम्मू कश्मीर में नहीं है, जेलेपला सिक्किम में है, नाथुला, जेलेपला ये सब सिक्किम में है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, एक गलत हो गया, ठीक है। और पीर पंजाल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, ये गलत हो गया। और तुजू दर्रा दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तुजू दर्रा मणिपुर में, ये सत्य स्टेटमेंट है, तो तीसरा सत्य हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान देना है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है, गलत बात है, निम्न ढाल वाला है कि नहीं। हम लोग देखते हैं नदियां ऐसे बहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती ऐसे करके नहीं बहती नदियां, है कि नहीं, मतलब उच्च ढाल वाला नहीं है, निम्न ढाल वाला है। सेकंड है, उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है, सघन विविधता नहीं पाई जाती है, क्योंकि सघन विविधता वहीं पाई जाएगी जहां वर्षा वन पाए जाएंगे, जहां पर मतलब बहुत वर्षा होगी। और उत्तरी मैदान में वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, यहाँ पर मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, सघन विविधता नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये भी गलत होगा। विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, बिहार में कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को, ठीक है, ध्यान देना। तो तीसरा केवल सही हो जाएगा, ठीक है, सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 11वां है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संरचनात्मक एकबद्धता, यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है, ये गलत है, संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर पाई जाता है पश्चिमी घाट दोस्तों, यहाँ पर एक तरीके की संरचनाएं निर्मित हैं, ठीक है, तो संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है यहाँ। ये ब्लॉक पर्वत है कह सकते हैं, ये भी ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते हैं, गलत बात है। अंडमान निकोबार,
लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ये सब क्या है, ये सब प्रवाल भित्तियों से निक्षेप से निर्मित यहाँ पर द्वीप छोटे छोटे जो पाए जाते हैं प्रवाल भित्तियों से पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित हैं, सही है ये, ठीक है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है, ठीक है। तो गोदावरी की वेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, ठीक है। तो 1 3 4 कहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंद्रावती, जैसे गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी नदी कहां से निकलती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। और गोदावरी की जो सहायक नदियां मूला, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, लेकिन इंद्रावती, ये सब नदियां क्या हैं, वर्धा, पूर्णा, ये सब नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। 14वां है, नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो नर्मदा नदी जहां जहां बहेगी, राजस्थान में विवादित है, मध्य प्रदेश में विवादित है, महाराष्ट्र में विवादित है, उत्तर प्रदेश में नहीं विवादित है, ठीक है। नर्मदा जल विवाद को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश में विवाद है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विवाद है, ठीक है। तो 3 नहीं होगा, तो 1 2 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। पवनों का उत्क्रमण भारत में होता है, एक ऋतु, भारत में एक ऋतु नहीं पाई जाती, भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है, गलत होगा। और परिवर्तनशील वर्षा दोस्तों ये सही है, तो 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। 16वां है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। एल नीनो प्रभावित करते, एल लगा देती है, वर्षा होती नहीं, कृषि के लिए काफी नुकसानदायक होती है, ठीक है। और दक्षिणी दोलन प्रभावित करती है, सोमालियन धारा भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो 1 2 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। 17th है, निम्नलिखित तिगुओं में से कौन सा सही सुमेलित है, स्थानीय पौने और कौन कौन से क्षेत्र में बहती है। तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, ठीक है, वहां पर चेरी के उपज के लिए काफी सहायक होती है। काल बैसाखी तमिलनाडु में नहीं है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। और आम्र वर्षा राजस्थान में नहीं बहती है, ठीक है, आम्र वर्षा केरल में बहती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, जहां पर आम की फसल के लिए, आम के फल के लिए बहुत लाभदायक होती है, ठीक है। तो इसका 17वें का क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। 18वां है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले काके शायद का संबंध निम्नलिखित में से किससे। काके शायद दोस्तों मानव की एक प्रजाति है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और काके शायद को जैसे काकेशस पर्वत हम लोग देखते हैं, काकेशस पर्वत कहाँ है, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया के पास काकेशस पर्वत है, ठीक है, जो एशिया और यूरोप के मध्य से सीमा रेखा का भी काम करता है, ठीक है। तो काकेशायद जो जनजातियां होती हैं, काकेशायद जनजाति को श्वेत प्रजाति वाला जनजाति कहा जाता है, इनको श्वेत प्रजाति कहा जाता है, सफेद होते हैं, गोरे चिट्टे, श्वेत प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। और ये यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, ठीक। 19th है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। शैशवावस्था में कन्या शिशुओं की हत्या, सही है। बच्चे के जन्म के समय अधिक संख्या में स्त्रियों की मृत्यु लिंगानुपात में कमी होने का सूचक है, सही है। गर्भावस्था में भ्रूण हत्या, ये भी सही है, तो इसका 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। 20वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सही बात है। अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और प्रतिशत दोस्तों मिजोरम में सबसे ज्यादा है, ठीक है। कहां है, मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से। गुंड जनजाति देश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, सही बात है। और संचाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है, यह भी सही स्टेटमेंट है। और मीणा असम में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति, गलत बात है, मीणा विकसित जनजाति तो है लेकिन मीणा असम में नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो चौथा गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चक्रवात, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, सही स्टेटमेंट है। भारत का ये है नक्शा, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था है, तो 2010 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था, गलत है, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो केवल 1 सही हो जाएगा। चक्रवात दोस्तों, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर, जब केंद्र में कम दाब होगा तो बाहर से हवाएं क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो बाहर से जब हवाएं अंदर की तरफ आएंगी तो केंद्र में कम दाब उत्पन्न होने का एक सूचक होता है, ठीक है। केंद्र में कम दाब की स्थापना होती है, चक्रवात में कम दाब होता है केंद्र में, हवाएं बाहर से भीतर की तरफ आती हैं और इसी को चक्रवात कहते हैं, ठीक है।
ये हो जाता है। और क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र पर, ये निम्न दाब क्षेत्र पर वायु क्या होती है, अभिसरित होती है। वायु यहां से भी आ रही, यहां से भी आ रही, हर जगह से वायु आ रही, तो अभिसरित होती है और ऊपर उठती है। दोस्तों ऊपर ऐसे ऐसे उठती है, बवंडर के टाइप में, हम लोग कहते हैं ना बवंडर आ गया, ठीक है। तो वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी और बाउंडर के टाइप में उठती है, ठीक है। ये चीज हो गया। और चक्रवात में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पर, वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुइयों के विपरीत। हमको घड़ी की सुइयों के विपरीत नहीं, बस हमको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में तो चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, टॉर्नेडो यूएसए में कहते हैं, हरिकेन कैरिबियन सागर में कहते हैं, टाइफून दक्षिण चीन सागर में कहते हैं, टाइफू जापान में कहते हैं, ठीक है। अब प्रति चक्रवात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब केंद्र में उच्च दाब बनेगा, जब केंद्र में उच्च दाब बनेगा तो उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब बाहर की ओर जाएंगी, ऐसे हवाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, केंद्र में दाब अधिक होता है और केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं तो प्रति चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा, क्योंकि उच्च दाब बन रहा है ना, जहां भी उच्च दाब बनेगा वायु का क्या होगा, अवतलन होगा। वायु ऐसे गिरेगी तभी तो उच्च दाब बनेगा। उच्च दाब बनने का एक कारण ये भी है वायु का अवतलन होना, वायु ऐसे ऐसे गिरेगी। अब जब वायु का अवतलन होगा, ठीक है, जब वायु का अवतलन होता है और धरातल पर अपसारित होती है, इसमें वाताग्र का अभाव होता है, क्योंकि इसमें हवाएं मिलती नहीं है, इसमें हवाएं दूर जाती हैं, ठीक है। और जो चक्रवात होता है, चक्रवात में हवाएं क्या होती है, एक हवा इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, बीच में की निम्न दाब बना है, तो इसमें हवाएं अभिसरित होती हैं, ठीक है। हवाएं जब अभिसरित होती चक्रवात में तो हवाएं गोल गोल बाउंडर खा के ऊपर ऐसे ऐसे उड़ती रहती हैं और भारी बारिश भी कराती हैं चक्रवात, ठीक है। और प्रति चक्रवात में कहते हैं, इसीलिए मौसम क्या होता है, साफ होता है प्रति चक्रवात में, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। और प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, बस। और दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाता है। और देखना है, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है, चक्रवात में हवा क्या आती है, केंद्र की तरफ आएगी, सही जाहिर सी बात है। और ऊपर उठती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, ठीक है, हो गया है। जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है, क्योंकि प्रति चक्रवात में हवा का उत्थान नहीं होता है, हवा का अवतलन होता है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। मौसम विभाग जो आईएमडी भारत का है, ठीक है, उसने बताया कि 25% से अगर कम वर्षा होती है तो सूखे की स्थिति होती है, ठीक। भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र सम्मिलित हैं, यह भी सत्य है। सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, कम होती है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। हमको यहां पर यह ध्यान देना है कि जो भारतीय मौसम विभाग है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किया जाना, ये किसने बताया था, ये सिंचाई आयोग ने बताया था, ठीक है। और सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी 1962 में दोस्तों, ठीक, ध्यान देना है। 23वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। और इसी उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के ही कारण जो है, जब गोंडवाना लैंड था उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ खिसका था क्रिटेशियस काल में, ठीक है। रियूनियन द्वीप के पास प्रायद्वीपीय भारत पर ज्वालामुखी पर्वत के निक्षेप हुए थे, ज्वालामुखी के निक्षेप हुए थे, तभी तो प्रायद्वीपीय पठार की जो भूमि है वो बेसाल्टिक है, काली मृदा पाई जाती है कि नहीं। तो ये चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। तो तब से लेकर के आज तक उत्तर पूर्व की ओर ही ये गमन कर रही है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इंडियन प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट सही है। प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले भूकंप की व्याख्या भ्रंश रेखाओं के सहारे की जाती, ये भी सही स्टेटमेंट है। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद में नहीं होकर के नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा और गलत पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां है, सेतु समुद्रम परियोजना निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है दोस्तों, पाक की खाड़ी, ठीक है। पाक की खाड़ी ये है, मन्नार की खाड़ी ये है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है, पाक की खाड़ी ऊपर है और मन्नार की खाड़ी दोस्तों नीचे है, बहुत मतलब दक्षिण में है, नीचे का मतलब दक्षिण में है, ठीक है। ध्यान देना है, क्रम पूछ लेता है, क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 25वां है, थार रेगिस्तान से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इसका विस्तार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है, ठीक है, सही स्टेटमेंट पाकिस्तान में चोलिस्तान है, ठीक है, ये सही है।
थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% है, ये भी सत्य है। इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है, ये गलत बात है, इसका उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है, यहां पर इसका विस्तार हो रहा है उत्तर पश्चिम की ओर भी, और इधर भी विस्तार हो रहा है, अपनी तरफ भी विस्तार हो रहा है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम की तरफ भी, उत्तर पूर्व की तरफ भी विस्तार हो रहा है। ठीक है, इसमें खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, सत्य है, तो डी स्टेटमेंट तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर यह ध्यान देना है, जो थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान का 85% भाग भारत में पाया जाता है। ठीक है, और 15% भाग पाकिस्तान में, और 85% भाग भारत में पाया जाता है, और उसका 61% भाग जो है राजस्थान, थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 61%, मतलब 85% का 61% जो है थार रेगिस्तान में, मतलब राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 26वां है, जेट स्ट्रीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से क्या गलत बताना है। ठीक है, जैसे सत्य असत्य है तुरंत उस पर गोला लगा लिया करिए। ठीक है, जेट स्टीमर के रूप में जाने वाले वायुमंडल के ऊपरी परतों में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं, सही स्टेटमेंट। ठीक है, जेट स्ट्रीम इसका निर्धारण होती है। पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं पूर्व से चलने वाली हवाएं, गलत है, पश्चिम से पूर्व चलती हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व, तो असत्य पूछा, यही आंसर इसका हो जाएगा। ये अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं, सही बात है। कोरियोलिस बल और सौर विकिरण द्वारा वायुमंडलीय तापन इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, ये भी है, मतलब जब तापीय विरोधाभास होता है तब इनकी उत्पत्ति होती है, किसकी, जेट स्ट्रीम की। ठीक है, ध्यान देना है। 27वां है, रेगुर मिट्टी या काले सूती मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर गौर करना है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। यह डेक्कन पठार के बड़े क्षेत्र में फैला लावा के जमने से निर्मित मिट्टी है, क्योंकि लावा से जमने से निर्मित मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी होती है, और ज्वालामुखी मिट्टी से ही, ज्वालामुखी के कारण ही काली मिट्टी का विकास होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। वे खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध हैं, क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा है, वे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाई जाती हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब सभी स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे। 28वां, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में बताना है। यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, सही है, पिछले क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में बता चुके हैं कि जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है लेटेराइट मृदा पाई जाती है वहां पर। ठीक है, वहां पर लीचिंग की एक प्रक्रिया होती है, लीचिंग का एक गुण होता है, वहां पर बॉक्साइट भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। लेटेराइट मिट्टी में काजू प्राप्त होता है, कैपियोका प्राप्त होता है, और ईंट बनाए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी से भी। ठीक है, निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक क्षारीय होती हैं, ये गलत बात है, निचले क्षेत्रों की मिट्टियां इसमें अधिक क्षारीय होती हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, और भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर डलीदार हो जाती हैं, सही स्टेटमेंट है, और इनका प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों, और इसका 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 29वां है, सोन नदी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर गौर करना है। सोन नदी पर पहला बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था, सत्य स्टेटमेंट है। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर ऊपर की ओर और 1968 में किया गया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। अब हम लोगों को देखना है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, और गंगा नदी में पटना में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गंगा की एक सहायक नदी हो गई है। और सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो रिहंद नदी है, कन्हर नदी है, और बनास नदी है, और उत्तरी कोयल नदी है, घग्घर नदी भी है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसकी ये जो सहायक नदी है रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण भी वहां पर किया गया है, वो कृत्रिम झील है एक प्रकार की। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, माजुली यह भारत का प्रमुख नदी द्वीप है, यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है, निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। ठीक है, सही बात है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर दोस्तों बंदरपुच्छ चोटियों पर, जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा यहीं पर स्थित है। ये था थार रेगिस्तान वाला जो हम लोग देखे थे, थार रेगिस्तान वाला, ये चोलिस्तान है, और ये भारत का राजस्थान है, 61% राजस्थान का फैला हुआ है, और टोटल ये 85% फैला हुआ है। ठीक है, ये पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में भी थार रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन देखे थे माजुली द्वीप वाला, ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो, और ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर वहां से निकलती है, और ये जब असम में नामचा बरवा के पास
मतलब जब यांगयाक दर्रा है, यांगयाक दर्रे से जब भारत में यू टर्न लेती है, क्या कहा जाता है इसको, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और जब दिहांग असम में पहुंचती है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब जमुना नदी जो है इधर से जब जो भागीरथी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है, और जब देवप्रयाग में ये गंगा हो जाती है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा हो जाती है। और जब पद्मा और जमुना का मिलन होता है तो वहां से ये मेघना नदी हो जाती है, और मेघना के ही नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये ध्यान देना। और इसमें ये ध्यान देना है हम लोगों को, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब जो अब ऐसे बह रही है तो इसके दाहिनी तरफ, दाहिना कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का दाहिना ये होगा और बायां ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाईं तरफ से इसकी जो सहायक नदियां, दिबांग हो जाता है, लोहित हो जाता है, धनसिरी हो जाता है, कापिली हो जाता है और कापिली हो जाता है, ठीक है। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सुबनसिरी हो जाएगा। और सुबनसिरी धनसिरी में ध्यान देना है, सुबनसिरी ऊपर से आती है, धनसिरी नीचे से आती है, ठीक है। इतना कर लेंगे, आ जाएगा। मानस हो गई, तिस्ता हो गई, ये सब क्या है, ये सब दाहिने मतलब दाई सहायक नदी है, ठीक है। ये ध्यान देना है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है लोहित है, दिबांग है, धनसिरी है, कापिली है, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, कामेंग, संकोशी, तीस्ता, रैदक। दोस्तों ये मत सोचिए टाइम आपका लग रहा है, टाइम बिल्कुल लग रहा है, लेकिन आपका सब कुछ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यमुनोत्री नदी बंदरपुच्छ ग्लेशियर से निकलती है, और बद्रीनाथ से यहीं पर सतोपथ हिमनद जहां से अलकनंदा निकल रही थी, ठीक है। ये देखिए, ये यमुनोत्री नदी यहीं पर बंदरपुच्छ ग्लेशियर है, ठीक है, ध्यान देना है। 32वां है, कोलेरू झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह ताजे पानी की झील है, सत्य स्टेटमेंट है, उड़ीसा में स्थित है, ये गलत बात है, तो ये गलत हो जाएगा। और क्या पूछा, सत्य नहीं है, तो यही आंसर हो जाए। ये कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सही बात है। और इसका सतही क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है, ठीक है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु में नहीं है, केरला में है। परीचू झील तिब्बत में सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सत्य कौन सा सही सुमेलित है, तो सी सही सुमेलित है, ठीक है। 34वां है, मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। जल उत्तरदायी होता है, हवा उत्तरदायी होती है, मानवीय गतिविधियां भी उत्तरदायी होती हैं, और आपदाएं भी उत्तरदायी होती हैं, तो इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। 35वां है, पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, सत्य स्टेटमेंट। पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है, सही स्टेटमेंट है, दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। जब 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। 70, अच्छा, पर्णपाती वन दो प्रकार की होती है, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। जो शुष्क पर्णपाती वन होगा वो 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, और जब आर्द्र पर्णपाती वन या नम पर्णपाती वन होगा वो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाया जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम का स्थान प्रथम है, यह गलत बात है, मिजोरम का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान केरल का है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से तथा कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। कुल साक्षरता की दर से और पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की दर से प्रथम राज्य केरल है, और कुल साक्षरता की दर में दूसरा स्थान, पुरुष साक्षरता की दर में दूसरा स्थान और महिला साक्षरता की दर में दूसरा स्थान मिजोरम का है, ठीक है, ध्यान देना है। और कुल साक्षरता की दर से सबसे अंतिम, और पुरुष साक्षरता की दर से सबसे अंतिम, और महिला साक्षरता के लिहाज से सबसे अंतिम बिहार, ठीक है। और दूसरे स्थान पर, इन सभी में दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। और महिला साक्षरता में सबसे जो दूसरे नंबर पर आएगा वो राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। 35वां है, भारत में प्रजाति समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में निग्रिटो प्रजाति समूह नहीं पाई जाती, यही तो सबसे पहले आए थे, निग्रिटो है कि नहीं, तो पाई जाती है। भारत में नॉर्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में, सही स्टेटमेंट है, तो कौन सा सत्य है, तो केवल 2 सत्य है। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक इरा में हुई, ठीक है, ठीक है, ये सही है। भारत में आने वाले सबसे पहले प्रजाति निग्रो थे, और नार्डिक जो है सबसे अंत में आई थी, वही कह रहा है ये। और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया, ये भी सही है, ठीक है। और ये जो निग्रिटो है, अंडमान निकोबार, त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। कौन, निग्रिटो। निग्रिटो मतलब दक्षिण भारत में हम कह सकते हैं, केरल में, केरल के त्रावणकोर, कोचीन में और अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। और मंगोलायड कहां पाई जाएगी, उत्तर पूर्वी में,
भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, ठीक है। और अमेरिका के मूल निवासी किसको कहा जाता है? जो अमेरिका में स्थित है, रेड इंडियंस कहा जाता है, ठीक है। मंगोलायड, इनको अमेरिका के मूल निवासी, और भारत में ये कहाँ? असम और हिमालयी क्षेत्र, लेह और लद्दाख में उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और नार्डिक उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं ये, ठीक है। 38वां क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं ये एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं होती हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। 39 है, भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को होता है? तो सिंचाई में होता है सर्वाधिक प्रयोग पानी। 40वां है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, सही स्टेटमेंट है। नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा इसे अपनाया गया था। दोस्तों ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 41वां, डंकन पास। डंकन पास निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को नहीं दोस्तों, रटलैंड और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये अंडमान निकोबार, ये कार निकोबार है, ये छोटा अंडमान है। कार निकोबार और छोटा अंडमान को 10 डिग्री चैनल अलग करती है, और ये छोटा अंडमान और ये डंकन जलमार्ग है, और डंकन जलमार्ग को ये रटलैंड द्वीप है दोस्तों, ठीक है, रटलैंड द्वीप। रटलैंड द्वीप अगर नहीं होगा ऑप्शन में तो आ जाएगा दक्षिणी अंडमान दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। लेकिन अगर रटलैंड द्वीप है तो आंसर रटलैंड द्वीप और छोटा अंडमान ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल हो गया, डंकन पैसेज हो गया। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और छोटा अंडमान को अलग करता है। और डंकन पैसेज दोस्तों छोटा अंडमान और रटलैंड द्वीप को अलग करता है। 8, 9, 10 और 11 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है? अमीनी द्वीप और कन्नानोर द्वीप को अलग करता है। और 16 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट को अलग करता है, बीचों बीच भाग से बांटता है, गोवा के निकट से जाती है। और जो 37 डिग्री नहीं 17 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये किसको अलग करती है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। और 38 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। और 49 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? अमेरिका और कनाडा को, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, हमें पता है तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। 42वां है, भारत में सूखा पड़ने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से पड़ता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से सूखा भारत में पड़ता है, सत्य स्टेटमेंट है। सूखे से निपटने के लिए सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। 43वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, सही है। और लावा पठार लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार, लावा मतलब मैग्मा, मैग्मा मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मतलब काली मिट्टी, तो गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट केवल सही हो जाएगा। तो मुख्य जलप्रपात कुंचीकुल जलप्रपात सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर, वराही नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा है दूध सागर, दूसरा दूध सागर मांडवी नदी पर है, और मांडवी नदी कहाँ है? गोवा में है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा हम लोगों को पता होगा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। येन्ना नर्मदा है, एन्ना नर्मदा है, ठीक है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है, ठीक है, ये ध्यान देना। और शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना थी, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है। और गोकक नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में है। और चूलिया जलप्रपात, चूलिया चंबल राजस्थान में आ जाएगा, चूलिया चंबल राजस्थान में आ जाएगा, ठीक है। और पुनासा जलप्रपात ये भी चंबल नदी पर है और राजस्थान में आ जाता है। और बिहार में नहीं है, बिहार टोंस नदी पर है, राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। हुंडरू जलप्रपात यही है, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान देना है। 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगती है, गलत बात है, 7 देशों से लगती है, ठीक है। कौन कौन से 7 देश हैं स्थलीय सीमा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये हो गए 7 देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ये भी गलत है, सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो कौन सा सही है? ना तो 1 ना तो 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, सबसे उत्तर में, सही बात है। और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ये भी सही है, तो केवल मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सही है। नर्मदा तापी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर
बहती है, गलत बात है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो केवल एक इसका सही हो जाएगा। 43वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, सत्य स्टेटमेंट है। सभी मैदानों का निर्माण नदियों के लाए हुए निक्षेप से होता है, यही भी सही बात है। तो सही कौन सा हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने पहले ऑप्शन को गलत माना है, पहले स्टेटमेंट को। 48वां है, भारत के किन पड़ोसी देशों की सीमा समुद्री सीमा से नहीं मिलती है? नेपाल से नहीं मिलती, भूटान से नहीं मिलती, म्यांमार से मिलती है, बांग्लादेश से भी मिलती है। ठीक है, तो किससे नहीं मिलती? नेपाल और भूटान से नहीं मिलती है। ठीक। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट के प्रमुख क्षेत्र इबोनी, महोगनी, आबनूस, रबड़, बांस, बेत, नारियल, ये सब क्या है? पश्चिमी घाट के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, सत्य स्टेटमेंट है। इससे मृदा का ह्रास होता है और इससे खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो दोनों सत्य हो जाएंगे। 51वां है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जल संभर नदियां झील के आसपास का क्षेत्र है, उसमें जल भरता है, सत्य स्टेटमेंट है। नाने घाट में वर्षा जल संचयन का प्राचीन व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, सत्य स्टेटमेंट है। नाना घाट कहाँ है? नाने घाट पुणे के पास में। ठीक है, तो कौन सा सही है? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। 52वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है और ये मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है यहाँ पर। ठीक है, सत्य स्टेटमेंट। अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो वहां विशाल वृक्ष आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। अर्धशुष्क पारितंत्र काफी संवेदनशील और नाजुक होता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। कौन सा सही है? तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। 53 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें दोस्तों सर्वाधिक नगरीकृत मिजोरम है। और अगर भारत में पूछा जाएगा सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है, तो भारत में वैसे सर्वाधिक नगरीकृत गोवा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। गोवा के बाद दोस्तों मिजोरम आता है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान देनी है। गोवा के बाद मिजोरम आएगा और मिजोरम के बाद दोस्तों कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। 54वां है, गोवा इसलिए भी है क्योंकि हम गोवा को इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर समान नागरिक संहिता भी लागू है। ठीक है, ये चीज ध्यान दे सकते हैं। 54वां है, राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पूर्णतः केरल में है, 1, 2, 3 सही बात है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है, ये गलत बात है। जब केरल में है तो कहां से हो जाएगा? तो कह रहा कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है। ये है दोस्तों पूरे भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ये 4, ये 5। अभी देखिए सब याद हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला दूसरा इधर है, फिर तीसरा नीचे है, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। अब पहला सबको याद होगा, कहां से है? इलाहाबाद से, प्रयागराज से हल्दिया है, और दूसरा डुगरी से सदिया है। ठीक है, ये याद करना। और तीसरा कोल्लम से कोट्टायम है। कहाँ है? कोल्लम से कोट्टायम। और कोल्लम अभी अभी हम लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे करंट में, कोल्लम जो है पूरे भारत का पहला जिला है जो संविधान साक्षर जिला है, कोल्लम। ठीक है, तो कोल्लम से कोट्टायम तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग पूर्णतः केरल में स्थित है। ठीक है, और चौथा है काकीनाडा से पुदुचेरी। ये पुदुचेरी हो, ये काकीनाडा हो गया, ये पुदुचेरी हो गया। तो पुदुचेरी से काकीनाडा चौथा हो गया। मतलब पहला दूसरा ऊपर है और फिर तीसरा नीचे है। मतलब तीसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर है, फिर चौथा यहाँ पर है, फिर पांचवा यहाँ पर, फिर छठा भी यहाँ पर। मतलब एक ऐसे क्रम जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा कहां से है? ब्राह्मणी नदी में तलचर उड़ीसा में, और गोइंगखाऊ से तलचर में है। ठीक है, ध्यान देना, ये तलचर है और यहाँ गोइंगखाऊ है। ठीक है, ये हो गया। और छठा अभी प्रस्तावित है, प्रस्तावित कहां पर होगा? भांगा टू लखीपुर, मतलब लखीपुर से भांगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर में। ठीक, तो ये चीजें ध्यान देना है। 55वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या अवस्थिति बताना है। नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी सत्य है। इसका नाम वर्तमान में नेशनल NH 44 हो गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान नाम इसका क्या है? NH 44 है। NH 8 दोस्तों दिल्ली लखनऊ नहीं, NH 8 दिल्ली मुंबई है, और NH 6 दिल्ली लखनऊ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है, सत्य है। मृदा के निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है, यह भी सत्य है। वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इसका तीनों सत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण क्या होता है दोस्तों? हम लोग क्या करते हैं, जो ढलान वाली भूमि होती है वहां पर हम लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं। ठीक है, वो हो जाता है रक्षक मेखला
सिंचाई, वृक्ष की कतारों को लगा देते हैं, ठीक है। और समोच्च रेखीय जुताई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें ढलान वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के साथ उसमें जो है जुताई कर दी जाती है और उसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और बाद में पत्थर रख दिए जाते हैं, वो समोच्च रेखीय हो जाती है। और वेदिका फार्म जो जुताई क्या होती है, पहाड़ी ढलानों पर क्या होता है, पहाड़ी ढलानों पर खेतों को समतल बनाने के लिए उसको मेड़ सीढ़ी दर सीढ़ी उसको समतल बना दिया जाता है, ये हो जाता है वेदिका फार्म, ठीक है। 57वां है, निम्नलिखित में से स्प्रिंकलर उपयोगी है जल सिंचाई के लिए, ठीक है। 58वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, मतलब जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र, ठीक है। ये जल मंडल, ये वायुमंडल, ये जल मंडल हो गया, ये वायुमंडल, ये स्थल मंडल, ये बीच का क्षेत्र क्या हो जाता है, जैव मंडल हो जाता है, ये सत्य है पहला। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये सत्य स्टेटमेंट है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह बताया गया कि भारत में 8 प्रकार की प्रमुख मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। 59 है, निम्नलिखित में से विवृत, कूपक और कूपकी किसके प्रकार हैं, तो ये खनन के प्रकार हैं दोस्तों, ठीक है। विवृत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ होता है, और खुला हुआ क्या होगा, जब खनन किया जाएगा, कब, जब कम गहराई तक खनन किया जाएगा, ठीक है। मतलब खनिज जो कम गहराई में होते हैं, मतलब उनको प्रत्यक्षता खनित कर लिया जाता है, तो विवृत खनन हो जाता है, ठीक है। और कूपक क्या हो जाता है दोस्तों, गहन वेधन को कूपक कहते हैं, ठीक है, गहन वेधन को कूपक कहते हैं। और कूपकी क्या होता है, अधिक गहराई में स्थित खनिजों के निक्षेपों तक पहुंचने के लिए जो आकार बनाया जाता है, जो उनको कूपकी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना है, खनन के प्रकार हो जाते हैं, ये तीनों हो जाए, ठीक है। 60 है, निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। अयस्क खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है, गलत कथन बताना है, तो ये सही स्टेटमेंट है। शैल वह है जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और कह रहा है गलत कथन बताना है, तो कोई गलत नहीं है, मतलब ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है। 61वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित समूहों में पाए जाते हैं, सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। और खनिज ईंधन अवसादी स्तरों पर पाया जाता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, धात्विक खनिज जो होता है, खनिज धातु खनिज जो होता है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों पर पाया जाता है, अवसादों पर ईंधन पाए जाते हैं, खनिज ईंधन पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो दोनों सही हो जाएगा। 62वां है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भाग भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भाग पूर्वी अपतटीय में नहीं पाया जाता है, बंबई हाई में पाया जाता है, मतलब पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका हो जाएगा गलत दोस्तों, ठीक। दूसरा है, भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक संचित भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे, मतलब सत्य क्या है, तो कोई नहीं सत्य है, ठीक है। 63वां है, भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, सही स्टेटमेंट है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं पाया जाता है, ये गलत है। एंथ्रेसाइट का कोयला भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। 64वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत चीन के बाद विश्व में अभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, गलत बात है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक भारत है, और भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, और भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडार जो है वो झारखंड में है, ठीक है। दूसरा है, भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। कोलार में तो सोने के निक्षेप हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कोलार नहीं, कर्नाटक के कोलार, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम का उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। तो केवल और केवल 3 सही हो जाएगा। 65वां, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला और पेट्रोलियम है। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण, सत्य स्टेटमेंट है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और CNG कॉम्प्रेस्ड एंड नेचुरल गैस एक पर्यावरण हितैषी गैस है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक। 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा न्यूजीलैंड में नहीं है, स्कॉटलैंड में है, ठीक है, ध्यान देना है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू से पाया जाता है, ये भी सत्य है, मोनाजाइट से पाया जाता है। और इल्मेनाइट से पाया जाता है, किससे पाया जाता है, ठीक है, इल्मेनाइट से पाया जाता है, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा, सही पूछा है तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 68 है, निम्नलिखित में से कल्पक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और नरोरा किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, यहीं पर रावत भाटा है, ठीक है, ध्यान देना है।
69 तक भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के 2/3 यूरेनियम का खनन केरल से होता है, ये गलत बात है। केरल से नहीं होता यूरेनियम का खनन। जादूगोड़ा की खान कहाँ है? झारखंड में, तो ये झारखंड से होता है, ठीक है। और यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन किया जाता है, ये सत्य है। तो सत्य कौन सा है? तो केवल बी सत्य हो जाएगा। 70 है, निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो सनराइज उद्योग कौन से होते हैं? जो सनराइज उदय होता है, तो उभरते हुए उद्योग होते हैं सनराइज उद्योग। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। पहली सफल यह वस्त्र मिल मुंबई में खोली गई थी, सत्य स्टेटमेंट है। प्रथम वस्त्र उद्योग 1858 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था, सही है, फोर्ट ग्लास्टर में। तो गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं, ना तो एक गलत है और ना तो दो गलत है दोस्तों। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो पहली सूती मिल जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में खोली गई थी, परंतु यह असफल रही थी। तो सबसे पहला सफल जो सूती वस्त्र आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना खोला गया था 1854 में कावास जी नाना भाई डावर के द्वारा खोला गया था, ठीक है। और इसका नाम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ये जब हम लोग पहले आर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, ये उसमें भी रिवाइज कर चुके थे। और ये जो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है ना, हमको वहीं से जानकारी मिली थी और हमने अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लिया था। ऐसे आप लोगों को भी जो अधिक जानकारी मिले, एक्स्ट्रा जानकारी मिले, उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है, और ठीक है, ये ध्यान देना। बंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। और 1859 में पहली सूती मिल अहमदाबाद में खोली गई, जो कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, अहमदाबाद, ठीक है, ये हो गया। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहलाया जाता है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। 72वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है, गलत बात है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, अहमदाबाद को कहा जाता है। यही होता है फायदा जब बैकग्राउंड कवर होता है दोस्तों, ठीक है। 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में खोली गई, अहमदाबाद में खोली गई थी, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन घाटी है, सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा गलत है? तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। 73 है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या का जो वितरण का तृतीय रूप है वो भूपृष्ठ पर फैले लोगों की संख्या से है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 74वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या मापा जाता है, गलत है, 1,000 पर मापा जाता है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती हुई के जीवित, जिसमें व्यक्ति के, लगती नहीं, व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, सही है। उत्प्रवास का अर्थ है व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना और दूसरे देश में आना, सही है। तो पूछा गलत कौन सा है? तो केवल पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। 75वां है, निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है जनसंख्या पिरामिड दोस्तों, ठीक है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, ठीक है। उत्तर जो भारत है, भारत का जो ये हिस्सा है, ये ठंडियों में दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। 77वां है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है, गलत है, कैस्पियन सागर से होते हुए आता है, उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में, ठीक है। भारत में इनके प्रवेश पश्चिमी जेट धाराओं द्वारा होता है, ये सत्य है, तो सही पूछा है तो दूसरा सही हो जाएगा। 78वां है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, जिसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है, सही बात है। और जब ये उत्तर की ओर खिसकता है तो इसको उत्तरी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसकता है और इसको दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा केवल, तो दोनों सत्य हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? एल नीनो प्रभावित करता है, पश्चिमी जेट धाराएं प्रभावित करती हैं, तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, तो तीनों प्रभावित करते हैं, ठीक है। 80वां है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क रहने का कारण क्या है? तो तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ जाता है, सही स्टेटमेंट है। जो भारत का मैप है ऐसे, तो तमिलनाडु यहाँ पर है, तो भारत की एक शाखा आती है, यहाँ से टकराती है और एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर ऐसे चली जाती है, और एक यहाँ बारिश करती है, तटों पर बारिश करते हुए ऐसे चली जाती है, एक शाखा इधर चली जाती है, फिर एक शाखा ऐसे समानांतर चली जाती है, ठीक है, ध्यान देना है।
ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्ट क्षेत्र में भी पड़ता है। सही बात है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, 81वां है ये सब दोस्तों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले के प्रैक्टिस सेट में हम लोग लगा चुके हैं। आरओ का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें भी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, पीसीएस का प्रैक्टिस सेट कर उसमें भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने आरओ के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे उसको भी जाके जरूर देखिएगा, उसको भी एक्सप्लेनेशन ऐसे ही किया गया और उसके भी क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचे आरओ पीसीएस अलग है, क्वेश्चन का लेवल सेम है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी वो मस्ट है देखना, जितना प्रैक्टिस सेट इस समय सॉल्व करेंगे उतना ही लाभ होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और देख रहे हैं कि इसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं हो रही है, टू द पॉइंट बात हो रही है और बैकग्राउंड कवर किया जा रहा है, मैपिंग से पूरा सब कुछ कवर कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का किया गया है तैयारी। ठीक है, और दोस्तों आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, और किसी प्रकार की कमी नजर है तो कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो शीत ऋतु के संबंध में बताना है। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम होता है। दोस्तों जहां तटीय भाग आएगा वहां तटीय भाग में तापांतर कम होता है, क्योंकि वहां पर जल पाया जाता है और जल देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है, तो इस जल के समकारी प्रभाव के कारण तापांतर कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। सही बात है, ठंडी जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है पवनें ऐसे उत्तर पूर्व से ऐसे चलने लगती हैं। ठीक है, सही हो जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है। अभी ऊपर के स्टेटमेंट में देख चुके हैं, तो दोनों सही है। तो कौन सा सही है? 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। 82वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होते हैं। सत्य स्टेटमेंट है। मानसूनी विस्फोट या मानसूनी प्रस्फोट या मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। सही बात है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन वस्त्र आवास में विविधता उजागर होती है। ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो सभी के स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, 83 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शीत और शुष्क प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं, आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये सत्य है। ये वन विरल नहीं होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सघन होते हैं। तो सही कौन सा है? तो केवल और केवल 2 सही हो जाएगा दोस्तों। 84 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। सत्य स्टेटमेंट है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश की पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती है। ये भी सत्य है। तो कौन सा सही है? दोनों सही। 85वां है प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में दोस्तों नहीं पाए जाते। पूर्वी घाट में विरल वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 1 3 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, 86वां है मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्र में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। सत्य स्टेटमेंट है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 87वां सामाजिक वानिकी में शामिल क्या होता है? तो दोस्तों सामाजिक वानिकी में शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी तीनों शामिल होते हैं। तो 1 2 4 इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन। जो सामाजिक वानिकी है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 प्रकार के सामाजिक वानिकी के प्रकार बताए थे, और वो 3 प्रकार कौन से? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी दोस्तों। ठीक है, और फार्म वानिकी क्या होता है? हम लोग कहते हैं गाँव में फार्म चले जाओ, या फार्म हाउस, बड़े बड़े नेता विधायक का फार्म हाउस होता है। तो फार्म हाउस क्या होता है? ये होता है किसान मतलब खेतों में क्या करते हैं? व्यापारिक रूप से उगने वाली फसलों को, व्यापारिक महत्व रखने वाले पेड़ों को उगाते हैं, वो होता है फार्म वानिकी दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 88वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुंदरवन जीव मंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। सत्य है। सुंदरवन जीव मंडल नीचे में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर, जिसे मैकॉक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैकॉक, पाई जाती है। ये गलत है। ये जो मैकॉक होता है तमिलनाडु में पाया जाता है, नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही? केवल पहला सही है। ठीक। 89 है उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित विशेषताएं हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी, मतलब समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी, सत्य स्टेटमेंट है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वा से ही उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है। ये भी सत्य है। तो कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ठीक है। 90th है
हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? तो वी आकार की घाटी, हिमालयी अपवाह तंत्र दोस्तों एक वी आकार की घाटी बनती है, क्षिप्रकाएं भी बनती हैं, समतल घाटियां भी बनती हैं और गुम्फित वाहिकाएं भी बनती है। तो मतलब डी सही हो जाएगा, मतलब सभी बनती हैं। और ध्यान देना है जो वी आकार की घाटी है, क्षिप्रिकाएं और जलप्रपात दोस्तों हिमालयी मतलब पर्वतीय अपवाह तंत्र है, मतलब पर्वतीय मार्ग में बनती हैं। और ये समतल घाटी है, गुम्फित वाहिकाएं हैं, डेल्टा है, बाढ़कृत मैदान है, ये सब समतल मैदानों में पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान देना है। और गुम्फित वाहिकाएं क्या होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, मतलब कोई भी नदी बह रही है, उसके अवसादों के निक्षेपण से जब जलधाराएं इधर उधर बट जाती हैं और उन्हीं अवसादों के निक्षेपण से क्या होती हैं, एक मतलब द्वीप टाइप का बन जाता है या वो अवरोध बन जाते हैं, तो वो हो जाता है गुम्फित वाहिकाएं दोस्तों। ठीक है, और जो क्षिप्रिकाएं होती हैं, क्षिप्रिकाएं क्या होती हैं, किसी अवरोध के कारण नदी बह रही है तो कोई अवरोध पड़ गया, अवरोध जब पड़ जाता है तो अवरोध के बाद जब नदी हम लोग देखते हैं ना ढाल बहुत तीव्र हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्षिप्रिकाएं कहते हैं। हम लोग अमूमन देखते होंगे जब बचपन में या अभी भी जब बारिश होती है, बारिश में जब गाँव में रहते होंगे, जब नाली से बहुत तेज पानी बहता होगा है, तो नाली से बहुत तेज जब पानी बहता होगा तो हम लोग पानी ऐसे रोक लेते होंगे। जब पानी ऐसे रोक लेते होंगे तो वो क्या बन जाता था, एक ढाल बन जाता, मतलब एक अवरोध बन जाता था। और जब यहाँ से पानी ऐसे गिरता था तो हम लोग देखते बहुत तेजी से पानी गिरता था, है कि नहीं, तो वो हो जाती है क्षिप्रिकाएं दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 91 है सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है, सही बात है। कुल्लू व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है कि नहीं, रोहतांग दर्रे से निकलकर कुल्लू घाटी से होकर के बहती है। और जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है, झेलम नदी पर बुलर झील अवस्थित है। ठीक है, डल झील नहीं अवस्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक, 92 है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, अभी ऊपर देख चुके थे, रांगो सांगपो है, दिबांग है, लोहित है, मानस है, सभी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 93 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित हैं, सही बात है। हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रेणी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये सब है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में कई नदियां बहती हैं, जैसे दिहांग हो गया, लोहित हो गया, मानस हो गया, सुबनसिरी हो गया, सुबनसिरी आ जाती है ऊपर से। ठीक है, ये सब हो गई। और ये सब नदियां क्या होती हैं, ये सब गहरे गार्ज बनाने वाली नदियां हैं। और गहरा गार्ज देखते हैं अरुणाचल प्रदेश ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, तो यहीं पर यांगयाप दर्रा है। ठीक है, और यांगयाप दर्रे से ही तो ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। ठीक है, ये भी गहरे गार्ज बनाती है। ठीक है, ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात भी बनाती हैं, सही है। और जब गार्ज बनाएंगी, गहरा खड्ड बनाएंगी, जलप्रपात भी बनाएंगी। यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्रों से होकर किया जाता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो तीनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, 94 है भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, सही है। सबसे पहले भाबर आता है, भाबर, फिर तराई आता है, फिर बांगर आता है। ठीक है, बांगर आ जाता है, फिर खादर आ जाता है। ठीक है, यही क्रम है और यही क्रम हमको ध्यान देना है। इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, सत्य। तराई में नदियां प्रकट हो जाती हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी सत्य है, तो डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ये हिमालय मान लेते हैं, ये हिमालय से जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, यहीं पर नदियां क्या होती हैं, नदियां ऐसे बह रही हैं, यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं। फिर यहाँ से नदियां ऐसे धीरे धीरे इनका पानी ऐसे निकलता है, मतलब पानी धीरे धीरे ऐसे अंदर अंदर रहता है और उनके ऊपर जो है वनस्पतियां उगाती हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब दलदली क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ के बाद जब ये बांगर मृदा कहलाती है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, बांगर मृदा कहलाती है। फिर ये मान लीजिए नदी घाटी हो गई, यहाँ बांगर हो जाता है और यहाँ पर भी बांगर मृदा हो जाती है। और जब नदियां बाढ़ के माध्यम से मृदा का निर्माण करती है, ये देखिए ये खादर मृदा हो जाती है। बाढ़ के द्वारा जो निर्मित मृदा होती है वो खादर मृदा हो जाती है। ठीक है, 95 है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम, तीनों आती हैं पश्चिमी घाट में। ठीक है, 96 है चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत बात है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, भारत दूसरे। ठीक है, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25% से अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल कब बोया जाता है, हम लोग देखते हैं जब बरसात का मौसम आ जाता है कि नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, है कि नहीं, तो तब चावल बोया जाता है। मतलब उसको गर्मी की भी आवश्यकता होती है, उसको जल की भी आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा, 2 और 3 सत्य हो जाएंगे। ठीक है, पहला वाला तो गलत हो ही जाएगा। 97 है उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण
यहाँ की मिट्टी, कंकड़, पत्थरों तथा मोटे बालू से निर्मित है। अतः इस क्षेत्र को किस मृदा खंड के अंतर्गत रखा जाता है? तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू से निर्मित भाभर क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। 98 है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में विचार करना है। ये इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, सत्य बात है, जो उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी होता है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी होता है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। गलत बात है, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में पाए जाते हैं, और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा गलत है, पहला सही है। सही पूछा है तो केवल पहला सही हो जाएगा। 99 चंदन, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं दोस्तों। ठीक है, 100वां है प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल रेत में जलोढ़ निक्षेप हैं, ये सत्य स्टेटमेंट है। इन निक्षेपों में सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं पाई जाती हैं, ये भी सत्य है। तो सही है, दोनों सही है। ठीक है, 101वां है निम्न मृदाओं के क्षेत्र के घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब निम्न मृदाओं के क्षेत्र घटते क्रम में, मतलब घटते क्रम में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा के बाद लाल मृदा पाई जाती है, और लाल मृदा के बाद काली मृदा, फिर मरुस्थलीय मृदा। तो 1, 4, 2, 3 कहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 102 है मृदा के निम्न कणों के घटते क्रम में उचित रूप से, मतलब सबसे बड़ा कण, फिर छोटा कण, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए मतलब बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्रेबल, बालू, गाद, क्ले। ठीक है, तो ग्रेबल बेल से बालू, उसके बाद गाद, उसके बाद क्ले। तो 2, 3, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 103वां है भूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भूसर एवं भूरी मृदा दोस्तों गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, और भूसर और भूरी मृदा में ही ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट ये सब पाई जाती है। ठीक है, 104वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हजारीबाग में अभ्रक पाया जाता है, सत्य है। हट्टी में सोना पाया जाता है, सत्य है। जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, सत्य है। जावर में तांबा नहीं पाया जाता है, जावर में जस्ता पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और तांबा दोस्तों झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर इन सब में तांबा पाया जाता है। 105वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है दोस्तों, ये गलत है। उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि उड़ीसा भंडारण में प्रथम है। ठीक है, उड़ीसा में मैंगनीज का भंडारण सबसे ज्यादा है, और लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा मैंगनीज का मध्य प्रदेश करता है। कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये गलत बात है। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, फिर आ जाएगा कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक सोने का सबसे ज्यादा उत्पादक है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2 सही है। 106 है लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में निम्न राज्यों को घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम में, ठीक है, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा। तो लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है, उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है लौह अयस्क का। ठीक है, तो 4 हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, तो 4, 1, फिर कर्नाटक में होता है, और फिर गोवा में होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 107वां है लौह अयस्क के निम्न प्रकारों में लौह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में लौह अंश सबसे ज्यादा कहाँ है? ठीक है, और सबसे कम तक जाना है। तो सबसे ज्यादा हेमेटाइट में होता है, फिर हेमेटाइट में होता है, फिर मैग्नेटाइट में होता है, फिर लिमोनाइट, फिर सीडेराइट में होता है। तो 1, 3, 2, 4 कहाँ है? 1, 3, 2, 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होता है। ठीक है, 108वां है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाया जाता है। हम लोग कोडरमा की खान सुनेंगे, लेकिन उत्पादन अभ्रक का सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, और अभ्रक विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं, कुचालक। 109वां निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों वनों का प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर होगा? उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमको ये ध्यान देना, वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब इसमें अरुणाचल प्रदेश है। और वैसे सबसे ज्यादा राज्यों में वनों का प्रतिशत जो है वो मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, फिर मेघालय में आ जाएगा। ठीक है, मेघालय के बाद
मणिपुर आ जाएगा। बस इतना हमको ध्यान देना है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, 3 नाम हमको ध्यान देना है। वनों का प्रतिशत और सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, फिर महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। मतलब प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में। ठीक है, और वनों की संख्या मतलब वनों का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, 110वां, भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस में है, तो वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों जाहिर सी बात है प्रायद्वीपीय पठार में है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग पश्चिमी घाट से कंफ्यूज हो सकते हैं, पश्चिमी घाट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार में ही है इसका। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, मतलब प्रतिशत कह रहा है। ठीक है, सर्वाधिक उबड़ खाबड़ भी है, मतलब पश्चिमी घाट उबड़ खाबड़ भी है, थोड़ा सा विरल भी अपेक्षाकृत आ जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में जो भारत का है वहां पर प्रतिशतता सर्वाधिक है। ठीक है, 111वां है, निम्नलिखित में से किस कोयला खदान में कोकिंग कोयले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है, तो झरिया झारखंड में पाई जाती है। ठीक, और ये जो कोकिंग कोयला है ये बिटुमिनस से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है, बिटुमिनस से बनाया जाता है। ठीक, 112वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं, तो कोयले के सर्वाधिक भंडार दोस्तों कहां पर है, झारखंड में है। ठीक है, 113वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताना है। तृतीय कोयला भंडार के निर्माण इयोसीन काल में अस्तित्व में आया, ये गलत है, ओलिगोसीन में आया था। ठीक है, ओलिगोसीन में आया था। ठीक, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है, ये सब हमको ध्यान देना है। तो कोयले का जो भंडार का निर्माण हुआ था वो ओलिगोसीन में हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। तृतीय कोयला भंडार असम व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो केवल इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 114वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कच्चा तेल कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों अभी हम लोग देख चुके थे, तेल वगैरह इसमें पाया जाता है, औसादी चट्टानों में पाया जाता है, और कायांतरित चट्टानों और औसादी आग्नेय चट्टानों में ये धातुएं पाई जाती है, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कच्चा तेल उस स्थान में मिलता है जहां इसका निर्माण होता है, सत्य है। कच्चे तेल के साथ गैसें भी पाई जाती हैं, सही है। ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है, ये भी सत्य है। ठीक है, 115वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों बाड़मेर राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हम लोग आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो बाड़मेर राजस्थान है, ध्यान देना, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, और लिग्नाइट भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, लिग्नाइट कोयला। 116वां है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार दोस्त बॉम्बे हाई में पाया जाता है। ठीक, 117वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताना है। विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है, सही है। तुलनात्मक रूप से विद्युत ऊर्जा एवं सस्ता, प्रदूषण रहित एवं नवीकरणीय स्रोत है, यह भी सत्य है, तो दोनों इसका सही हो जाएगा। 118वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, धुआराम गुजरात सही सुमेलित है, कहलगांव बिहार सही सुमेलित है, मंगलुरु आंध्र प्रदेश, ऊंचाहार दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी सही सुमेलित नहीं है। 119वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र सही सुमेलित नहीं है, बागड़ी चुटका छत्तीसगढ़ में नहीं है, बागड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश के मांडला जिले में है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा और तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कवाड़ा, कवाड़ा नहीं है, कवाड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, कुम्हरिया हरियाणा में और मीठी विरदी गुजरात में है। ठीक है, 120वां है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताना है। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, अभी ऊपर देख चुके हैं। चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है, ये गलत है। चावल का सबसे अधिक क्षेत्र तो भारत में है 28%, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, चीन में होता है, तकनीक वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो वहां की तकनीक अच्छी है, तो इस वजह से चावल का उत्पादन भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कौन सा सही है, तो पहला सही है केवल। 121वां है, भारत की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार चीन से लगभग आधा है, ये सही है, तो दूसरा केवल सही हो जाएगा। सत्य पूछा है तो केवल 2 इसका सत्य हो जाएगा। 122वां है, नीचे दिए गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से ऐसे समूह का चयन कीजिए जिनकी तट रेखा की लंबाई भारत की तट रेखा की कुल लंबाई से आधी है। तो भारत की जो कुल सीमा रेखा है 15,200 है, और जो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। कह रहा है कि इसकी आधी लगभग, तो इसकी आधी दोस्तों इन्होंने आंसर जो दिया है अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु दिया है दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबके बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। 123वां है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक मान लें, मतलब यहां से गुजरात के कच्छ से ये जो मानक गुजर रही इसको मान लें, तो मानक याम्योत्तर रेखा मान लें, तो भारत के समय निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा। मतलब अभी यहां से ऐसे जा रही है, तो अभी ये मान लेंगे तो 5.5 घंटा भारत का समय आगे है, तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा समय, ठीक है। तो क्या भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, और 1 घंटा कम हो जाएगा। 124वां, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। किस राज्य के बारे में संबंधित है। यह एक सीमावर्ती राज्य, सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार से लगभग समान है। अब त्रिपुरा ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए उसके अक्षांशीय विस्तार के समान। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिली हुई हैं। अब कौन सा है, राजस्थान तो नहीं होगा भैया, है कि नहीं। मिजोरम, मणिपुर, पंजाब भी नहीं होगा। मिजोरम और मणिपुर में, मिजोरम बगल में है, मिजोरम मतलब मिजोरम ऐसे है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा, अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे जाती है, देशांतर रेखा ऐसे ऐसे जाती है, अक्षांशीय विस्तार इसका ये हो गया। तो अब मिजोरम यहीं पर है, हल्का अगल बगल ही है, तो मिजोरम ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। 1 मिनट कंफर्म कर लें, ठीक है, मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। 125वां है, हिमालय से हिम रेखा की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है, सत्य स्टेटमेंट है। हिम रेखा क्या होता है, वह रेखा जिसके ऊपर बर्फ जो है वर्ष भर जमी रहती है, वो होती है हिम रेखा। तो हिम रेखा उत्तर पूर्व में कम होगी, क्योंकि उत्तर पूर्व में वर्षा भी बहुत अधिक होती है, और वर्षा के कारण बर्फ अगर पिघल जाएगी तो उसकी हिम रेखा नीचे हो जाएगी। और जो पश्चिम भारत है, पश्चिमी जो हिमालय है, वहां पर बारिश कम होती है, ठीक है। तो वहां पर जो है हिम रेखा और ऊपर होती चली जाती है, ठीक है। तो हिम रेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबंध, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी हिमरेखा अधिक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। 126वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शिखर संबंधित पढ़े, कोडाई कनाल अन्नामलाई, दोदा बेटा नीलगिरी पर है, कुद्रेमुख उत्तरी सह्याद्री पर नहीं है। तो क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो कोडाई कनाल है अन्नामलाई पर नहीं है, कोडाई कनाल दोस्तों पालनी पहाड़ी पर है, ध्यान देना है, पालनी पहाड़ी पर है कोडाई कनाल दोस्तों। तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। और कुद्रेमुख दोस्तों कहाँ है, कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री में। अभी बताए थे ना 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये गोवा से जाती है, गोवा के थोड़ा सा ऊपर से, गोवा से ही मान सकते हैं जाती। जो पश्चिमी घाट है उसको 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग को सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। तो ये जो कुद्रेमुख है दक्षिणी सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री में है, कर्नाटक में है, ठीक है। और कलसुबाई, महाबलेश्वर ये सब उत्तरी सह्याद्री में है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 आंसर गलत हो जाएगा, मतलब गलत सुमेलित नहीं है। 127वां है, मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियां स्थित है। तो कौन से, डाफला है, मिरी है, गारो नागा नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का मैप, ये है दोस्तों, देखिए ये डाफला पहाड़ी है और ये मिरी पहाड़ी है। ये क्या कर रहा है, ये सुबनसिरी नदी, देखिए सुबनसिरी नदी यहाँ से जा रही है, और ये मानस नदी है, देखिए मानस नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो सुबनसिरी और मानस नदी के बीच में ये डाफला और मिरी पहाड़ियां हैं, ठीक है। 128वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है, सही बात है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां इसका हिस्सा नहीं है, ये गलत है। नीलगिरी अन्नामलाई इसका हिस्सा है। तो दोस्तों सत्य स्टेटमेंट पूछा तो दोनों सत्य है दोस्तों, इन्होंने नीलगिरी और अन्नामलाई को इसका हिस्सा नहीं माना है। तो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। 129 से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। दर्रा संबंधित नदी, शिपकिला सतलज नदी, ठीक है। शिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी हिमाचल प्रदेश या भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा चुंबी घाटी, सही है। नाथुला जेलेपला सिक्किम में, नाथुला दर्रे से ही जो है तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है दोस्तों। और जेलेपला दर्रा तिस्ता नदी पर है, ये भी सही है। और जेलेपला दर्रा से भारत से भूटान जाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, इसका 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे, ठीक। 130वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य एक विभाजक रेखा है। अब देखिए दोस्तों, इंडियन सांको सचर जोन, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये देख लेते हैं, ठीक है। मेन कह रहा है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट दोस्तों महान हिमालय और
लघु हिमालय के बीच में, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट मुख्य हिमालय मतलब महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच एक विभाजक रेखा है, लघु हिमालय, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट ये भी गलत हो जाएगा। तो कह रहा कौन सा सत्य है, तो ना तो एक ना तो दो सत्य हो जाएगा। अब यहां से देख ले तो ITCZ है, इंडियन सांको सचर जोन, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है, ठीक है। और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक और गंगा के मैदानों के बीच में, ठीक है। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 131वां निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दक्कन का ट्रैप सबसे पहले निर्मित हुआ था, फिर हिमालय का निर्माण हुआ था, और फिर कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो एक हिसाब से 1, 3, 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। 132वां एक कथन कारण वाला है, धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानों में, आर्कियन धारवाड़ में जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि, अच्छा अब क्योंकि लगाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि पहला गलत है तो आर सही हो जाएगा, ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, सही स्टेटमेंट। दोस्तों धारवाड़ चट्टानें बहुत पुरानी है और ये प्रथम अवसादी चट्टानें थी, ये मतलब प्रथम अवसादी चट्टानें, फिर ये कायांतरित हो गई, वर्तमान में ये कायांतरित ही है, वर्तमान में अवसाद नहीं बचा है। और जब अवसाद नहीं बचा है, मतलब अवसादी नहीं है, तो जीवाश्म भी नहीं होगा। इसका निर्माण तब हुआ था जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है, तब हुआ था, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। और मान लीजिए बाद में अगर इसमें जीवाश्म आए भी होंगे, जीवों की उत्पत्ति हुई भी होगी, तो वर्तमान में इनके मिले नहीं, इतने गल पल गए होंगे सब, तो मिले नहीं इनके जीवाश्म, ठीक है। 133वां है, पूर्ववर्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये वे नदियां होती हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह क्षेत्र दूसरे देश में होता है। ये गलत बात है, पूर्ववर्ती नदियां ये नहीं होती हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो वर्ष भर बहती हैं और जो एक निश्चित दिशा में ही बहती रहती हैं, ठीक है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो हो जाती हैं। तो एक देश से दूसरे देश में वो अंतरराज्यीय नदियां हो जाती हैं, अंतरराष्ट्रीय नदियां, ठीक है, गलत हो गया। सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण, सही स्टेटमेंट है। सत्य कौन सा है, तो केवल 2 सत्य हैं। 134 है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बनाता, ये गलत बात है। कावेरी नदी दोस्तों 12मासी नदी है और वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, क्योंकि कावेरी नदी कहां से निकलती है, मतलब भारत ऐसे है, कावेरी नदी यहां से निकलती है ऐसे, तो जब भारत का मानसून ऐसे जाता है तो यहां से भारत दक्षिण, कावेरी नदी क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से इसका जो ऊपरी भाग है वर्षा प्राप्त करता है, और जो लौटती हुई मानसून होती है ये तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है, तो उत्तर पूर्व मान से इसका निचला भाग जल प्राप्त कर लेता है, तो इसमें वर्ष भर जल बना रहता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हिमालयी नदियां प्रायः अधिक लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं, सही स्टेटमेंट है। तो पहला गलत हो जाएगा, सत्य पूछा तो दूसरा सत्य हो जाएगा, ठीक है। 135वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती वितरिका कहलाती है, सही बात है। मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है सहायक नदी कहलाती है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। 136 है, यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो यमुना के दाहिने तट पर, तो यमुना नदी मान ली बंदरपुच्छे से जा रही है, तो यमुना के दाहिने तट पर मतलब यहां से चंबल नदी मिलती है, यहां से चंबल सिंध बेतवा केन नदी मिलती है, ठीक है, और टोंस नदी इधर से मिलती है, हिंडन नदी इधर मिलती है, तो टोंस और हिंडन नदी दोस्तों इसकी बाएं ट्रिब्यूटरी है, दाहिने तट पर नहीं मिलती है। और सोन और घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी पटना में मिलती है गंगा से, और घाघरा नदी छपरा में मिलती है गंगा से, ठीक है, तो इसमें कोई नहीं आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 137 है, मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मुल्ला पेरियार, इस बात को लेकर केरल और तमिलनाडु में के मध्य विवाद है, सही है, और मुल्ला यार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य। 138वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा बहती है, तापी बहती है, साबरमती बहती है, माही बहती है, तो सभी बहती है। और माही नदी दोस्तों ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरे नदी है, कांगो कही या जायरे कही, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, ठीक है, ध्यान देना है। 139 है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना स्थानीय तूफान और संबंधित स्थान। काल बैसाखी कर्नाटक में, अच्छा काल बैसाखी इधर है पश्चिम बंगाल में कहलाते हैं, ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में पाई जाती है, तो मतलब कर्नाटक में कहलाती है वर्षा, ये तो 2 का 1 हो जाएगा, तो ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और नार्वेस्टर दोस्तों
नार्वेस्टर कहाँ होता है? नार्वेस्टर उड़ीसा में कहलाया जाता है और बोल्डो चिल्ला दोस्तों असम में कहलाया जाता है। ठीक है। 140वां है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेडन जूलियन ऑसिलेशन, MJO, मेक जोक ऑफ नहीं है, ठीक है, ये MJO मेडियन जूलियन ऑसिलेशन है। मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होती है। ये गलत है। जब ऐसी स्थिति होती है, जब मेडियन जूलियन ऑसिलेशन हिंद महासागर के ऊपर होता है तो बारिश अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी बारिश होती है, सूखा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडियन ओशियन डाइपोल सकारात्मक रहता है तो इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। इसको सकारात्मक इसीलिए कहा जाता है इंडियन ओशियन डाइपोल को कि ये मानसून में सहायता करती है। ठीक है। शिवालिक पथ पर शक्तिशाली निम्न दाब, जो शिवालिक क्षेत्र है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, अगर यहाँ पर शक्तिशाली निम्न दाब बनेगा, अगर निम्न दाब बनता है तो क्षेत्र निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होगा। अगर यहाँ पर निम्न दाब बनेगा दक्षिण पश्चिम मानसून और अच्छे से आएगा, ऐसे ऐसे, है कि नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा इसका सत्य हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3। 141वां है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मानसूनी वर्षा नहीं होती, इसके लिए क्या कारण है? अरावली पर्वत पवनों के सापेक्ष अवस्थित है, गलत है, पवनों के समानांतर अवस्थित है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें, ये सत्य है। और अरब सागर का अरावली के विपरीत दिशा में टकराना, अरब सागर की शाखा अरावली से तो टकराती ही नहीं है कि नहीं? तो केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, केवल दूसरा। तो इसमें स्टेटमेंट में आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो केवल 2 इसका आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताइएगा। 142वां है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। इसमें लोहे के ऑक्साइड, मतलब किस मिट्टी के बारे में बता रहा है, इसमें लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है, सही बात है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, अच्छा। यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि कृषि के लिए अनुकूल होती है, अच्छा। मतलब लोहे के ऑक्साइड किस में पाए जाते हैं? लोहे के ऑक्साइड दोस्तों लाल मिट्टी होती है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं, इसीलिए उसका रंग लाल होता है दोस्तों, ये भी एक कारण है। तो लाल मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। 143 है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो अच्छा बताना है किस वनस्पति का ये है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। रबर, महोगनी, सिनकोना, आबनूस, रबड़, बांस, बेंत, नारियल, ये सब इसके प्रमुख वृक्ष हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाई जाती है, तो कौन सी वनस्पति हो जाएगी? ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। 144वां, शोला वन निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं? शोला वन दोस्तों मतलब पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर भी, अन्नामलाई, पालनी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 145वां, भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, असम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सबसे ज्यादा नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पहला इसका आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद असम में देखिए कितनी नदियां हैं। ठीक है, ये हो गया, फिर हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश। तो 1, 2, 3, 4 ही इसका सही हो जाएगा। 146 है, शस्य गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करने। यह एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या है, सही बात है। शस्य गहनता होता है कि एक निश्चित समय में या एक कृषि वर्ष में एक खेत में कितनी फसलें हम उगा रहे हैं, वो उसकी घनत्व हो गया, वो उसकी गहनता हो गई। ठीक है, शस्य गहनता उत्तरी मैदानों में उच्च स्तर पर पाई जाती है, सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे। 147, रेह, ऊसर या कल्लर नाम से जानी जाने वाली मृदा, मतलब किस क्षेत्रीय मिट्टी को जाना जाता है? मतलब रेह, ऊसर या कल्लर मृदा किसे कहते हैं? तो रेह ये लवड़ी मृदा को कहते हैं। ठीक है, लवड़ी मिट्टी, और काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। 148वां, भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार के हैं। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, देश में कृषि जोत का औसत आकार सर्वाधिक पंजाब में है, ये गलत बात है, सर्वाधिक आकार राजस्थान में। तो सत्य कौन सा? केवल एक सत्य है दोस्तों। ये ध्यान देना, कृषि जोत क्या होते हैं? ये मतलब सीमांत जो होता है ये 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम होता है ये। ठीक है, और जो लघु जोत होते हैं, लघु सीमा मतलब छोटे जोत होते हैं, इनको छोटा जोत कहा जाता है, वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। और जो मध्यम जोत होता है वो 2 से 10 हेक्टेयर होता है, और जो बृहत जोत होते हैं वो 10 हेक्टेयर से ज्यादा होते हैं। ये चीज ध्यान देनी है। 149वां, रत्ना, जमुना, कृष्णा के संदर्भ में क्या सत्य है? रत्ना, जमुना, कृष्णा दोस्तों धान की प्रजातियां हैं। ठीक है, ये धान की, गेहूं की नहीं है। कर्नाटक में नदियां नहीं है,
अभी हरियाणा में भैंस नहीं है तो कोई नहीं है दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि ये धान की प्रजातियां हैं। ठीक है। 150वां, भारत में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन चना का स्थान सबसे ऊपर, चना सबसे ज्यादा दाल भारत में उगाई जाती है, ये सत्य स्टेटमेंट है। भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, तिलहन दलहन दोनों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ, फुल मैपिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, बिना किसी फर्जी की बात करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड सेशन लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।